वेलकम नीट एस्पिरेंट्स। सो 3 जून को एनटीए ने नीट अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम की आंसर की रिलीज़ की है और 5 जून रात के 11:50 तक का डेडलाइन है आपके पास चैलेंज करने के लिए क्वेश्चंस को। तो अब बच्चों के पास 5 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कार्डियक एक्टिविटी, गॉल्जी, पी डिग्री, टेप टर्म और फिग, इसके ऊपर कंफ्यूजन चल रहा है कि इसे चैलेंज करना चाहिए या नहीं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यही 5 क्वेश्चंस और आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप चैलेंज करें या ना करें। तो लेट्स बिगिन नाउ। तो पेपर कोड 45 ये हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112, कार्डियक एक्टिविटी ऑफ हार्ट आर रेगुलेटेड बाय। नाउ इसका आंसर है इट इज रेगुलेटेड बाय ABC, ओके, अकॉर्डिंग टू NTA। द कंफ्यूजन इज वाई नॉट 4 एड्रिनल कॉर्टिकल हॉर्मोन्स क्यों नहीं इन्वॉल्व। तो अगर आप ध्यान देंगे एड्रिनल कॉर्टिकल हॉर्मोन्स में जो दो इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स हैं, एल्डोस्टेरॉन एंड कॉर्टिसोल। एल्डोस्टेरॉन का इफेक्ट होता है वैस्कुलर सिस्टम में, ब्लड वेसल्स। इट कॉजेज वेसो कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन में कार्डियक एक्टिविटीज पूछा, ओनली ऑन हार्ट। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इंक्लूड्स हार्ट एंड ब्लड वेसल। एल्डोस्टेरॉन हैज डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द ब्लड वेसल। Cortisol, the elevated levels of cortisol for long period of time, it leads to atherosclerosis. Okay? तो ये दोनों हार्मोन जो कि एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स हैं, इनके इफेक्ट्स होते हैं वैस्कुलर सिस्टम, नॉट ऑन कार्डियक एक्टिविटी। Cardiac activity, intrinsic control by nodal tissue, SA node, then special neural center in medulla oblongata, it acts via ANS, autonomic nervous system, and adrenal medullary hormone directly affect, it increases the cardiac output, okay, by increasing the heartbeat as well as increasing the strength of contraction, which is called the stroke volume. सो तीन के डायरेक्ट इफेक्ट्स हैं कार्डियक पे। तो डेफिनेटली डेफिनेटली इसका आंसर ABC है। 112 का आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नंबर 140। ओके, दिस क्वेश्चन इज ऑन गोल्जी apparatus. Assertion statement, the primary function of Golgi apparatus is to package the material, yes, made by ER, yes, जो फ्री राइबोसोम्स हैं उनको नहीं पैक करता है, ओनली दोज प्रोटीन्स विच आर सिंथेसाइज्ड बाय ER एंड डिलीवर इट टू इंट्रासेलुलर टारगेट्स एंड आउटसाइड द सेल। करेक्ट, एवरीथिंग इज करेक्ट इन द स्टेटमेंट। Reason says vesicles containing materials made by ER fuse with the cis phase, correct, of the Golgi apparatus and they are modified, okay, underline that word modified. This indicates that there are certain post-translational modifications happening. Okay, so ये भी correct है, modifications होते हैं, glycosylation तो आपने पढ़ा है, and released from the trans phase of Golgi apparatus. So इसका आंसर हो जाएगा 1। अभी देखिए कोई कंफ्यूजन इसमें बच्चों को क्या है कि रीजन स्टेटमेंट सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा है कि व्हाट इज हैपनिंग इन। सो कंफ्यूजन इसमें क्या है, कंफ्यूजन ये है कि रीजन स्टेटमेंट सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा है व्हाट हैपेंस, व्हाई इट हैपेंस, द एक्चुअल रीजन ऑफ व्हाई इट हैपेंस, व्हाई the particular protein is transported to intracellular targets or outside the cell, or they are retained on the cell membrane. That is because of the signal peptide which is inherent in the proteins which are synthesized by ER. बट क्वेश्चन ये है कि क्या ये इंफॉर्मेशन NCERT में दी है? नहीं, इट इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ NCERT. The only word which is mentioned is modified, okay, and that makes the whole statement correct. आप उसके और डिटेल्स में नहीं जा सकते, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ें। तो कंसिडरिंग व्हाट इज गिवन इन NCERT, दिस इज द इंफॉर्मेशन एंड देयरफॉर दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। एवरीथिंग इज करेक्ट इन दिस रीजन स्टेटमेंट। Okay? P-degree question. With the help of given P-degree, find out the probability for the birth of a child having
no disease, and being a carrier in the F3 generation. So you have to focus only on this one. Okay, the parents are this, mother is carrier and father is affected. This is consanguineous marriage. So in this case, how will you represent the genotype of mother? She's a carrier. So it will be XC. So the possible genotype here will be affected female. Both the alleles are affected. This is carrier female. Now this male will be affected, okay, because this is X-linked disease, and this male will be healthy. Okay, so you cannot call this as carrier male, but this is definitely carrier female. So out of four, only one is carrier, and this is the reason why the answer is 1 by 4. So will be 1 by 4. Option number 1. Okay, I hope this solves your confusion. It cannot be 1 by 2. The only reason is this is X-linked disease, and you cannot call a male carrier if X is affected. Next question is on tapetum. Cells of tapetum possess dense cytoplasm and generally have more than one nucleus. This statement is correct. Reason says presence of more than one nucleus in the tapetum increases the efficiency of nourishing the developing microspore mother cells. Now इसमें स्टूडेंट्स की कंफ्यूजन इस पे है कि टेक्स्ट बुक में नरिशिंग द पोलन ग्रीन्स लिखा हो. अगर आप ध्यान दीजिए, पोलन ग्रीन्स का जो स्ट्रक्चर होता वो उसमें एक एक्साइन लेयर होती है. द एक्साइन लेयर इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन. इस पे काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं नीट में. तो क्या स्पोरोपोलेनिन किसी भी सब्सटेंस को अलाउ करती है अंदर आना? इट इज़ लाइक कवच, अभेद कवच है. और इसमें मेंशन भी किया एनसीईआरटी में कि देर इज़ नो एंजाइम, there is no temperature or no acid which can destroy this exine cover. Okay, only stigma will help in opening up pollen grain. Otherwise, there is nothing that can destroy a pollen grain. So you don't need to nourish a pollen grain. Pollen grain is ready to go out there in the and face all the unfavorable conditions. So the statement is nourishing developing microspore mother cell. This is correct statement. And the presence of one nucleus or more, this is important because you can relate this concept with the concept of central nucleus, which is seen in central cell, sorry, which has polar nuclei, and it is seen in the embryo sac. So after double fertilization, what happens? It forms a triploid cell, which is endosperm. तो वहाँ पर भी आपको पता है कि इन प्लांट when you have multiple nuclei, it helps in it increases the efficiency of nourishing. Exact word मैं यहाँ के यूज कर. तो ये justify कर रहा है assertion को. Okay, so this is also correct explanation of assertion statement. Correct. And last question है fig fruit पे. Fig fruit is non-vegetarian fruit. See, कभी भी अगर आप कोई मान लो कोई एप्पल आप खा रहे तो उसमें कीड़े अगर निकलते हैं तो हम अपनी ज़बान में क्या कहते हैं कि इस फ्रूट में कीड़े पड़ गए हैं. हम कभी भी ये नहीं कहते ना कि फ्रूट ही कीड़ा बन गया है. तो फ्रूट का ओरिजिन प्लांट है, एंड अगर कोई प्लांट ओरिजिन है तो हम उसे नॉन वेजिटेरियन टर्म यूज़ ही नहीं कर सकते. तो ये स्टेटमेंट वहीं पर ही रॉन्ग हो जाता है व्हेन यू से दैट द फ्रूट इज नॉन वेजिटेरियन. Next statement is fig wasp and fig tree exhibit mutual relationship as fig wasp completes its life cycle in fig fruit and fig fruit gets pollinated. Fruit gets pollinated. Is this a correct statement? No, it is not. Pollination is related to the flower, the inflorescence, not the fruit. So this makes the second statement incorrect. And therefore both the statements are 157. Option number 2 is the right answer.
So these are the 5 questions. If you have any query, you still want to challenge it, this is the link. Go to neat.nta.nic.in और यहाँ पर आपको ये वेबसाइट दिखेगी ऐसी, एंड नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा, डायरेक्टली ये ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा, कैंडिडेट एक्टिविटी, और उसमें लिखा रहेगा आंसर की चैलेंज. ओके, क्लिक ऑन दैट, देन एंटर योर डिटेल्स, रोल नंबर, ओके, and then you can access the actual page where you can mark the question which you want to challenge. You will have to pay 200 rupees per question, per challenge. Okay? So go ahead if you want to, and all the best with the results. Thank you so much for watching my